पिछले पार्ट में हमने कवर कर लिया था कि कैसे फ्रेडरिक रूसियो ने ये पेंटिंग के बारे में नेशनलिज्म का भावना फैलाया और फिर फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ तो उस पर आर्मी का क्या रोल हुआ। फिर अब हम जानेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के और ज़्यादा हम लोग अब नेपोलियन के बारे में भी जानेंगे। सो within the wide set of territory that come under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. तो वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी का मतलब होता है एक विस्तृत क्षेत्र। नेपोलियन ने उन सभी जगहों पे बहुत सारा सुधार किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाया फ्रांस में भी, और जहाँ जहाँ उसने टेरिटरी कनकर की। तो इसकी वजह से नेपोलियन ने मोनार्की को भी फिर से ला दिया। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद धीरे धीरे जैकोबिन क्लब्स की वजह से भी मोनार्की ख़त्म होने लगी, पर नेपोलियन ने 1804 में फिर से मोनार्की को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड है वो अच्छी तरीके से कॉर्पोरेट होने लगा, ज़्यादा रेशनल हो गया। मतलब ये तर्क इस पे किया जा सकता है, इफ़िशिएंट हो गया, कुशल इस प्रणाली हो गई, पूरा सिस्टम बहुत बढ़िया हो गया। फ्रांस ने एक सिविल कोड ऑफ 1804 भी लॉन्च किया जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। इससे जो जन्म के आधार पे जो भी छूट मिलती थी ना उसको अबॉलिश कर दिया गया, और इक्वलिटी बिफोर लॉ भी लाया गया लोगों के बीच में, और सारा जो राइट टू प्रॉपर्टी का भी चीज़ लाया गया। मतलब हर आदमी को इक्वल प्रॉपर्टी का ही राइट होना चाहिए, ऐसा लाया गया। अगर कोई किसी ज़मीन अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो ज़मीन खरीद सकता है। ठीक, तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि व्हाट वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन सिविल कोड ऑफ 1804। तो ये 3 पॉइंट्स, अगर 3 मार्क्स का रहेगा तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। The code was exported to the regions under French control. In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. तो नेपोलियन ने अपना जब फ्रेंच कंट्रोल को और एक्सटेंड किया, वो सिर्फ फ्रांस में सीमित नहीं था, वो यूरोप के और देशों को भी कॉन्कर कर रहा था। अब नीदरलैंड्स के लोगों को जब उसने उधर जाके शासन किया, तो आपको पता होगा नीदरलैंड्स के लोगों को डच बोलते हैं। उधर उसने स्विट्ज़रलैंड में भी कॉन्कर किया, इटली में भी, जर्मनी में भी, तो वहाँ भी कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, सिविल कोड ऑफ 1804। इसमें फिर से इधर इन सब जगहों पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स लाए गए, फ्यूडल सिस्टम भी अबॉलिश किया गया, और जो सर्फडम मतलब होता है दासत्व, उससे भी पीजेंट्स को मुक्ति दी गई। मैनोरियल ड्यूज जो जमींदारी बकाया होता है, ये सब भी अबॉलिश किया गया। सर्फडम में होता क्या है, जैसे कोई पीजेंट होता है, उसको पहले ही जन्म से बोल दिया जाता है कि आपको इस जगह पे काम करना है। तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक टेरिटरी के अंदर काम करवाते हैं, एक फील्ड के अंदर काम करवाते हैं, और फिर जो उससे हार्वेस्ट निकलता है उसको ऑफिसर्स ले लेते हैं, या फिर राजा को या फिर बाकी की प्रजा में बांट दिया जाता है, और पीजेंट्स को बेचारे को बहुत थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो वो
जिंदगी भर दासत्व में रहता है, तो इसको भी नेपोलियन ने एबॉलिश कर दिया। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। तो शहरों में क्या हुआ, ये तो पीजेंट्स वाली बात तो गांव में है। शहर में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन मतलब क्राफ्ट और ट्रेड का जो रिस्ट्रिक्शन था उसको रिमूव कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। यातायात और बात करने के लिए संचार प्रणाली उसको भी इम्प्रूव कर दिया गया। Peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a newfound freedom. Businessmen and the small-scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and common national currency would facilitate the movement and change the goods and capital from one region to another. तो जो छोटे छोटे वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, बिजनेसमैन थे, उनको तो लग रहा था कि हाँ अब हमें फ्रीडम मिल गया है। फिर जो बिजनेसमैन थे, प्रोड्यूसर्स थे, वो भी सोचने लगे कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमें यूनिफॉर्म सिस्टम, यूनिफॉर्म लॉ मिल रहा है, स्टैंडर्ड वेट्स मिल रहा है। मतलब फ्रांस में हर अलग अलग स्टेट में, फ्रांस के हर अलग अलग स्टेट में डिफरेंट टाइप का वेट मेज़र करने के लिए स्केल हुआ करता था, तो उसको भी हटा दिया गया था। इसीलिए बिजनेसमैन भी खुश हो गए, अब ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा इधर से उधर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना। मापदंड का भी अच्छा हो गया। अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट। मतलब एक ही अब नेशनल करेंसी चलेगी। जैसे यूरोप का जो हर कंट्री है तो उसमें मैक्सिमम में यूरो चलेगा, ऐसा करके नेपोलियन ने लाया। और फिर जो गुड्स सामान का जो एक कैपिटल से दूसरे कैपिटल तक जो एक्सचेंज करने का जो सुविधा को भी और अच्छा किया गया। अब टैक्सेस कम कर दिए गए, मतलब जो सीमा शुल्क होता है उसको कम कर दिया गया। However, in the areas conquered, the reactions of local population to French rule was mixed. Initially, in many places, as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. So, जहाँ जहाँ नेपोलियन ने अपना कब्जा किया था, वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन का जो रिएक्शन हुआ ना, वो मिक्स हो गया। तो किससे मिक्स हो गया? तो फ्रेंच रूल से। क्या हुआ कि जो आर्मी थी ना वो हर जगह दिखने लगी। और पहले तो उन्होंने लोगों को लगा कि ये सब हार्बिंगर्स, मतलब ये सब लिबर्टी को लाएंगे, या फिर ये बता रहे हैं कि भविष्य में लिबर्टी आएगा ही, आज़ादी आएगी, इंडिपेंडेंस आएगा। ये तो इनिशियल मतलब शुरू की बात थी, पर बाद में उत्साह ख़त्म होने लगा लोगों का। और ये जो उत्साह था ना आर्मी का, वो हॉस्टिलिटी मतलब एनिमिटी में बदल गया। एनिमिटी मतलब होता है आप किसी के ऊपर जुर्म डाल रहे हैं, शत्रुता कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं। As it became clear that new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom, लोगों को आखिरकार फ्रीडम नहीं मिला। इससे टैक्स भी इंक्रीज़ हुए, सेंसरशिप बढ़ा। मोनार्की में ज़्यादा से ज़्यादा मोनार्की में सेंसरशिप रहता ही है, राजा अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। Forced conscription into the French armies required conquer
of rest of the Europe all seem to overweight advantages of the administrative changes. तो उन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिए, सेंसरशिप बढ़ा दिया, मतलब जो प्रिंट्स न्यूज़पेपर सब पे निगरानी रखी जाने लगी, राजा के खिलाफ कुछ नहीं छापा जाएगा, लोगों को भर्ती कराने लगे फ्रांस के आर्मीज़ में, ताकि बाकी सब यूरोप में भी कंकर कर सकें, कब्जा कर सकें। तो ये सब जो एडवांटेज मिल रहे थे ना एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस से, उसके ऊपर उस पर ज़्यादा हावी होने लगे, पल्ला भारी होने लगा इन सब डीमेरिट्स का। मेरिट्स क्या था? मेरिट्स था कि राइट टू प्रॉपर्टी मिली, इक्वलिटी मिली, बर्थ पे के आधार पे प्रिविलेज मिले, मतलब प्रिविलेज को अबॉलिश कर दिया गया। तो ये सब तो मेरिट था, पर ये सब तो डिमेरिट है ना, कि आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, आपको ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा है, पूरे देश पे अभिवेचन है। अभिवेचन मतलब होता है सेंसरशिप, ठीक। आपका टैक्सेस बढ़ा दिया जाए बिना किसी कारण के, जबकि आपके पास सामान भी कम है, तो ये गलत बात है। तो दिस इज़ अ पेंटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़्यूरिखबर्ग इन Zweibrücken in Germany. The subject of this color print by German painter Karl captures the occupation of town Zweibrücken in French armies. तो इसमें क्या है, फ्रेंच सोल्जर्स ब्लू वाइट और रेड कलर के यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और वो पीजेंट कार्ड को सीज कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, और जो औरतें हैं और जो पीजेंट्स हैं उनके चरणों में गिरे हुए हैं, उन आर्मी के चरणों में। ये जो प्लेक है, प्लेक मतलब होता है पट्टिका। ये जो ट्री ऑफ लिबर्टी पे जो प्लेक है, उस पर क्या लिखा हुआ है कि हमें आज़ादी चाहिए, हम खुद से आज़ादी लेना चाहते हैं, हमें लिबर्टी दो। अगर आप हमसे इक्वलिटी ले जाएंगे तो आप मानवीयता को भी ले जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है जर्मन भाषा में। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि उन्होंने क्लेम किया था कि वो लिबरेटर्स हैं, पर आखिर में वे मोनार्की को अपोज ना करते हुए उसका साथ दे रहे हैं और ज़बरदस्ती पीजेंट्स पे जुर्म ढा रहे हैं। ये नेपोलियन का फ़ोटो है और इसमें हम देख रहे हैं कि नेपोलियन एक कुरियर के रूप में है, जो राइनलैंड मतलब जर्मनी, राइनलैंड एक जगह है जर्मनी में, तो वहाँ पे वो लिप्जिंग का बैटल हार जाते हैं। हारते कब है? तो 1813 में। हम देखेंगे कि 1815 में वो वाटरलू में भी हारेंगे। तो 1813 से ही उनका हारने का सिलसिला शुरू हो गया और धीरे धीरे करके सारे क्षेत्रों का जो उनके पास लेटर वगैरह, उनके नाम पे जो सारी ज़मीनें थी या फिर उनके फैमिली के नाम पे, वो सब धीरे धीरे करके उनके पास से जा रही थी और लोग अपने अपने जगह पे बसने लगे। अब कोई भी नेपोलियन का गुलाम नहीं बना। तो अब हम देखते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ द mid 18th century Europe, you will find that there was no nation states as we know them today. यूरोप में मिड 18th सेंचुरी मतलब 1700 से 1800 के बीच में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, मतलब कोई भी राष्ट्र नहीं था, ठीक ना। तो मिड 18th सेंचुरी मतलब 1850 के टाइम भी कोई राष्ट्र नहीं था। धीरे धीरे करके इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड और फिर फ्रांस वगैरह में बढ़ने लगा। तो हम देखते हैं
कि जर्मन, इटली और स्विट्जरलैंड आर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचीज एंड कैंटन्स। किंगडम बोलते हैं साम्राज्य को, डचीज बोलते हैं प्रांतों को, और कैंटन्स बोलते हैं डचीज बोलते हैं शासन क्षेत्र को, और कैंटन्स बोलते हैं प्रांत को। तो आपने सुना होगा डच रूल करते हैं। डच वो नीदरलैंड्स वाले डच नहीं, उसका तो वो होता है DUTCH। ये डच और डचीज मतलब राजा और रानी जहाँ पे रूल करते हैं, जहाँ पे वो शासन करते हैं उसको शासन क्षेत्र कहा जाता है, और उस जगह को डचीज इंग्लिश में कहते हैं। तो ये सब स्वराज्य के अधीन था। These were autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies, within the territories of which lived diverse people. तो जो यूरोप था ना, उसके सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में डाइवर्स कम्युनिटीज़ थी। किसी के पास कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, सब लोगों के पास कॉमन कल्चर नहीं था, वो लोग बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट थे। कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, कुछ बहुत अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे। जैसे हम देखते हैं एक हैब्सबर्ग एम्पायर है जो ऑस्ट्रिया और हंगरी, मतलब जर्मनी के नीचे ऑस्ट्रिया और यहाँ हंगरी, तो यहाँ पे एक हैब्सबर्ग एम्पायर है जो रूल करता है, और उसके पास मिक्सचर ऑफ डिफरेंट रीजन्स और पीपल्स हैं। इसमें अल्पाइन रीजन के भी लोग रहते हैं। अल्पाइन रीजन में ये तीनों जगह आ जाता है। और एक बोहेमिया नाम का जगह है जहाँ पे जो अरिस्टोक्रेसी मतलब जो राजा के लोग होते हैं, जो शिष्ट और कुलीन जिनको कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा जर्मन बोलते हैं, ठीक ना। इट ऑल्सो इंक्लूडेड, इसमें इटालियन लोग भी, इटालियन बोलने वाले भी लोग आते हैं जो कि लॉम्बार्डिया वेनेटिया में स्थित है। हंगरी में आधा जो पॉपुलेशन है ना वो मगियार बोलता है इन हंगरी, ठीक। और वाइल अदर ग्रुप स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स मतलब क्षेत्रीय उपभाषा। तो आधा ग्रुप तो मगियार बोलता है, बाकी आधा ग्रुप मिक्सचर ऑफ उपभाषा, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। इन गैलिशिया द अरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश। गैलिशिया एक जगह का नाम है यूरोप में, वहाँ के जो अरिस्टोक्रेसी जो राजा से बिलोंग करते हैं वो पोलिश बनते हैं। पोलिश मतलब पोलिश बोलते हैं, जो पोलैंड के भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं, ठीक ना। तो पोलिश, मगियार और एक सेकेंड जर्मन स्पीकिंग इन बोहेमिया। तो यहाँ 3 जगह पे डिफरेंट एम्पायर्स का बाउंड्री है, और इसके कारण यहाँ पे डिफरेंट हमें लैंग्वेज स्पीक करने वाले लोग दिखेंगे। फिर ऑस्ट्रिया हंगरी के नॉर्थ में बोहेमियंस और सोवैक्स रहते हैं। कार्निफोला के सामने स्लोवेंस रहते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी के साउथ में क्रोट्स रहते हैं, और उसके ईस्ट में रूमेंस रहते हैं जो ट्रांसल्वानिया के लोग हैं। Such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding this diverse group together was common allegiance to the emperor. तो लोगों की जो निष्ठा है ना, मतलब लोगों को का राजा के प्रति जो एलिजियंस है ना, उससे वे लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि वो राजा से मिले हुए हैं, वो उनके बात मानते हैं, वो उनके प्रति निष्ठावान हैं।
तो इसलिए डाइवर्स ग्रुप्स भी एक दूसरे के साथ डिफरेंट सोर्सेस से कम्युनिकेट करते रहते हैं, संचार करते रहते हैं, भले ही यहाँ पॉलिटिकल यूनिटी ना देखने को मिले। तो द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो नोबल्स या फिर शिष्टा कुलीन लोग जो होते हैं, और जो मिडिल क्लास मध्य वर्गीय जो लोग होते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। सोशली एंड पॉलिटिकली द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो एरिस्टोक्रेसी था वो सोशली भी और पॉलिटिकल सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी बहुत ही डोमिनेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में था। अरिस्टोक्रेसी के से बिलोंग करने वाले लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्युनिटी था। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। तो अरिस्टोक्रेसी के मतलब कोई यहाँ रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है, फिर भी वे लोग अपने एक दूसरे से कॉमन वे ऑफ लाइफ चलाते थे। उनका खुद का कॉमन लाइफ था और एक दूसरे से शादी करके या फिर इस तरह से कम्युनिकेट करते रहते थे। वो भले ही अलग थे, दूर थे, कुछ कंट्री साइड में थे, कुछ टाउन हाउसेस में थे, पर हर जगह वो अपने कनेक्शन के लिए या फिर अपनी डिग्निटी या फिर हाई सोसाइटी में बात विचार के लिए एक दूसरे से हमेशा ही कनेक्टेड रहते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। फिर भी ये एक छोटा ग्रुप था, पर और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। आपको पता है बहुत सारे जगह पे जो पीजेंट्स ही काम करते हैं, तो यहाँ भी यूरोप में पीजेंट्स ही ज़्यादा थे। फिर भी अरिस्टोक्रेसी एक डोमिनेंट ग्रुप था, इम्पॉर्टेंट वर्ग था। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ लैंड was found by the tenants and small owners, while in eastern central Europe the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. दो अरिस्टोक्रेसी के जो लोग थे वो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में यहाँ पे फोर्स करते थे पीजेंट्स को कि दासत्व उनको प्रदान करने के लिए, जबकि जो वेस्टर्न पार्ट था उधर खुद जो टीनेंट्स होते हैं, मतलब जो किराएदार होते हैं वो, और या फिर छोटे छोटे ओनर्स होते हैं, वो अपना लैंड कल्टीवेट करते थे। In the western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and emergence of commercial classes whose existence was based on production of for the market. तो यूरोप के सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था, खूब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ वेस्टर्न पार्ट में। ऊपर से इंग्लैंड ब्रिटेन रहते हैं ना, तो बहुत ही प्रोडक्शन होने लगा। अब क्या हुआ, प्रोडक्शन होने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में बिगेन हो गया, मतलब 1750 में शुरू होने लगा। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। इन सब जगहों पे इंग्लैंड में शुरू होने लगा 1750 में, पर जर्मनी में या फिर फ्रांस में देखते हैं तो ये 1800 या फिर 1900 के बीच में ही ऐसे करके हुआ था। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम टू बीइंग, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ऊपर से और
डेमोक्रेसी का मांग था। धीरे धीरे करके इधर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए था, तो एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आया, उसको मिडिल क्लास कहने लगे। उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट खुद रहते थे, बिजनेसमैन रहते थे, प्रोफेशनल रहते थे और छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे। ये भी 19th सेंचुरी में आने लगे, तभी तो इस दौर के बीच इधर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इट वाज अमॉन्ग द एजुकेटेड लिबरल माइंडेड क्लासेस दैट द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेंड पॉपुलैरिटी। मतलब राजा का शासन अबॉलिश करने के लिए वे एजुकेटेड और लिबरल जो लोग थे, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, वो ज़्यादा पॉपुलर होने लगे। ठीक है, अब आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।